Hello everyone, today is very special day cause I am uploading my very first ever video on YouTube, and I have been teaching in colleges and schools from 5 years, and so I decided to launch my YouTube channel to help you to master the subject with very ease. And for our very first session, we are diving into the cornerstone of the poetry, the sonnet, and I will be breaking down its structures and secrets to you so you can easily understand it. So without further ado, let's dive in it. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट। तो हम पहले जानेंगे कि सोनेट होता क्या है। जितने भी पोइट्स रहे हैं, लाइक शेक्सपियर से लेके मिल्टन तक फेमस पोइट रहे हैं, इनकी जो भी फीलिंग्स होती थी, इनके जो भी फिलोसफिकल आइडियाज रहते थे, स्पेशली अबाउट लव, तो वो क्या करते थे, उनको कैसे सेट करते थे, 14 लाइन के एक फ्रेम के अंदर सेट कर देते थे। और उन 14 लाइन के फ्रेम को ही हम क्या नाम से जानते हैं, सोनेट के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आपको एज अ डेफिनेशन के थ्रू बताऊं कि सोनेट क्या होती है, तो सोनेट के डेफिनेशन बताऊं तो हम लिख सकते हैं अ सोनेट इज अ पोएम of 14 lines traditionally written in iambic pentameter with fixed rhyme scheme ओके। तो हमने इसमें क्या देखा, डेफिनेशन में हमारे देखने लायक जो मेन पॉइंट्स हैं वो 3 है। एक तो ये कि हमारी जो सोनेट होती है हमेशा 14 लाइंस के अंदर ही लिखी जाती है। 12 लाइन की पोएम होगी, 13 लाइन की, 15 की, अगर आपको कोई भी देखने को मिलती है तो आप उसे सोनेट कंसिडर नहीं करेंगे, आप 14 लाइन की पोएम को ही सोनेट कंसिडर करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि हमेशा ट्रेडिशनली, अगर पुराना तरीका था, जो सालों पहले, बरसों पहले जो लिखा जाता था, उसे आइम्पिक पेंटामीटर के अंदर ही लिखा जाता था। फिर हमेशा इसकी एक फिक्स राइम स्कीम रहती है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले अगर मुझे पहले आपको बताना है कि आइम्पिक पेंटामीटर क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम देखेंगे मीटर। ये मीटर का ही एक टाइप होता है आइम्बिक पेंटामीटर। आपको और भी बहुत से टाइप देखने को मिलेंगे जब हम सेपरेट वीडियो देखेंगे कि आइम्बिक पेंटामीटर हो गया, आइम्बिक हेक्सामीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर। तो लेकिन हम आज पेंटामीटर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि क्या होता है। तो कोई भी पोएम है, कोई भी पोएम को अगर आपको सॉन्ग जैसा बनाना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी पोएम को सॉन्ग जैसा बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिदम की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिदम की। पोएम को सॉन्ग जैसा बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है रिदम की। ओके, हमें रिदम चाहिए होगी। तो मीटर का क्या काम होता है, मीटर का यही काम होता है, मीटर का रिदम देना ही काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबल क्या होता है। अगर हम बात करें सिलेबल्स की, सिलेबल का मतलब होता है अ वर्ड या फिर अ पार्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, वो होता है हमारा सिलेबल। और इसमें क्या होता है, हमने ऊपर जैसा देखा था कि रिदम चाहिए होती है। तो जैसे कोई वर्ड है, वो कोई तो स्ट्रेस के साथ में बोला जाएगा, कोई बिना स्ट्रेस के साथ में बोला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास एक साउंड का प्रोडक्शन होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड कैसी आएगी, डी डम, इस टाइप का साउंड मिलेगा, जिससे एक सॉन्ग की फॉर्म के अंदर हमारी पोएट्री क्रिएट हो जाएगी। तो जो सिलेबल होते हैं, सिलेबल क्या होता है, जैसे एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है, जैसे डिफाइन, जैसे वर्ड है हमारा डिफाइन। ठीक है, अब अगर हम इसे देखते हैं, अगर इसे हम ब्रेक करें तो डिफाइन ये बना, राइट, डिफाइन, 2 वर्ड बन गए। तो लेकिन हमारा जो फर्स्ट है,
इसका जो पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, इसका रूल क्या रहता है कि हमेशा जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, यानी कि इसको बोलने में प्रेशर नहीं लगेगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, स्ट्रेस्ड होगा। तो अब इसे से बोलेंगे डी फाइन, डी फाइन, यानी कि पहला थोड़ा अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा फाइन में हमारा स्ट्रेस लग रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक सिलेबल हो गया, ये हमारा एक सिलेबल हो गया। और हर लाइन के अंदर हमें कितने सिलेबल्स देखने को मिलेंगे, हर लाइन में हमें, पर लाइन में हमें 10 सिलेबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने अभी क्या जाना, मीटर देख लिया, रिदम देने का काम करेगा, सिलेबल देख लिया, अ पार्ट ऑफ वर्ड होता है। अब आयम्ब क्या होता है, आयम्ब, आयम्ब क्या होता है कि दो सिलेबल से मिलके, दो सिलेबल से मिलकर एक आयम्ब बनता है, एक आयम्ब बनता है। दो सिलेबल से मिलके कितने आयम्ब बनेंगे, एक, यानी कि सिलेबल 1 एंड सिलेबल 2 इज इक्वल आयम्ब, ये आयम्ब बन गया। दो सिलेबल से मिलके एक आयम्ब बनता है, और हर लाइन के अंदर कितने सिलेबल हो गए, 10 सिलेबल हो गए। अब बात करनी है हमें पेंटामीटर कैसे बनेगा, फिर आयम्ब तो हमने जान लिया कि दो सिलेबल का एक आयम्ब है, तो वो हो गया। तो पेंटामीटर कैसे बनेगा, पेंटामीटर का रहता है कि पर लाइन में, पर लाइन में 2 सिलेबल के, 2 सिलेबल के 5 पेयर, 2 सिलेबल के 5 पेयर होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक पेंटामीटर बनाएंगे। मैंने बोलने के लिए पेयर बोल दिया, बोलने के लिए मैंने क्या बोल दिया, पेयर बोल दिया, लेकिन इसको बोलेंगे 2 सिलेबल के 5 आयम्ब बोलेंगे, या फिर फीट बोलेंगे, या फिर फीट बोलेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पेंटामीटर बन जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया आपको कि सोनेट 14 लाइन की होती है, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है, यानी कि 10 सिलेबल्स पर लाइन, ठीक है, इन पर लाइन, और इसकी एक फिक्स राइम स्कीम रहती है। ये चीज हमने जान ली। राइम स्कीम हम आगे जब इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब हम राइम स्कीम के बारे में भी जानेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो इटालियन वर्ड से हुआ है, इटालियन वर्ड से। और वो इटालियन वर्ड कौन सा है, वो इटालियन वर्ड है सोनेटो। वो इटालियन वर्ड कौन सा है, सोनेटो। सोनेट का जो ओरिजिन हुआ है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इस इटालियन वर्ड का, सोनेटो है जो इटालियन वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग, या फिर स्मॉल साउंड, या फिर स्मॉल साउंड, ये इसका मीनिंग रहता है। तो ओरिजिन हमने जान लिया कि ओरिजिन इसका इटालियन वर्ड सोनेटो से हुआ है, जिसका मतलब लिटिल सॉन्ग और स्मॉल वर्ड, स्मॉल साउंड होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके पर्पस की, कि सोनेट को बनाने के पीछे इसका पर्पस क्या रहा है, क्या कारण रहे। तो इसका पर्पस क्या रहा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस their feelings, especially about love and philosophical ideas in just 14 लाइन्स। तो इसका जो पर्पस क्या है कि पोइट जो अपना, जो उनकी फीलिंग्स होती थी, फीलिंग्स स्पेशली अबाउट लव, उनके जो भी फिलोसफिकल आइडियाज रहते थे, वो उन्हें 14 लाइन के दायरे के अंदर ही
सीमित रखते थे। इसी इन 14 लाइन के अंदर ही वो अपनी सारी मन की जो बात होती थी वो लिख देते थे, यही इनका पर्पज रहा है। तो हमने डेफिनेशन जान ली, डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि 14 लाइन की पोएम हमारी सोनेट कहलाती है, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है, इसकी एक फिक्स राइम स्कीम रहती है। आयम्बिक पेंटामीटर हमने जाना कि हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स का होना, जो पहला वर्ड होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, ये हमारा आयम्बिक पेंटामीटर है। फिर हमने इसका ओरिजिन जाना कि इटालियन वर्ड सोनेटो से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब एक लिटिल सॉन्ग होता है, एक स्मॉल साउंड होता है। उसके बाद में हमने इसका पर्पस जाना कि जो पोइट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, फिलोसॉफिकल आइडियाज को, जो स्पेशली अबाउट लव है, उनको 14 लाइंस के अंदर ही सीमित रखते हैं। इतनी बात समझ आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, ऑक्सीटन सोनेट क्या है, स्पेंसेरियन क्या है और कर्टल क्या है। लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारी पेट्रार्कन सोनेट रहेगी और शेक्सपियरियन सोनेट रहेगी। जो अदर टाइप्स हैं वो जब हम इन टाइप की पोएम को कवर करेंगे तो हम उसके साथ में इसको कवर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको यहाँ पे देख के चलूंगी। तो थोड़ा रब कर देती हूँ और हम इसको टाइप को डिस्कस करते हैं। ओके, तो टाइप्स की बात करते हैं तो हम पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट दोनों को बराबर लेके चलेंगे। पेट्रार्कन सोनेट, इधर हम लिखेंगे हमारा शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि पेट्रार्कन सोनेट को पहले तो इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्लासिकल सोनेट भी कह देते हैं, इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, ये अदर नाम है। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है और क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इधर हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, तो इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश सोनेट। और इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, एलिजाबेथन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट। ओके, पेट्रार्कन सोनेट हमारी वो सोनेट है जो सबसे पहले आई, ठीक है, जो हमारी पुराने टाइप की सोनेट जो पहले लिखी जाती थी, सभी इसी टाइप के अंदर लिखते थे पहले। तो हमारे एक 13, अगर हम इस पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो 13th सेंचुरी में एक हमारे पोइट रहे जिनका नाम था गायाकोमा द गायकोमो द लैंटिनी। हमारे पोइट थे 13th सेंचुरी के जिनका नाम क्या था, गियाकोमो द लैंटिनी। इन्होंने क्या किया, सोनेट की खोज की, सोनेट की खोज की, इन्वेंट किया सोनेट को, लेकिन इसके ऊपर गायकोमो द लैंटिनी ने कोई वर्क नहीं किया, वर्क नहीं किया। इतनी बात क्लियर हुई कि जो हमारी सोनेट थी इसकी खोज किसने की थी, 13th सेंचुरी के एक पोइट रहे थे गियाकोमो ड लैंटिनी, इन्होंने खोज की थी लेकिन इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया था। लेकिन फिर इसको फेमस किसने किया, हमारे पोइट रहे हैं फ्रांसेस्को पेट्रार्क। फ्रांसेस्को पेट्रार्क नाम के एक पोइट रहे हैं जिन्होंने सोनेट को क्या किया, सोनेट को फेमस किया, सोनेट को फेमस किया। कैसे फेमस किया, इनकी बिलव्ड,
इनकी बिलव्ड थी जिसका नाम क्या था, लौरा, जिसका क्या नाम था, लौरा। इनके लिए एक सोनेट लिखी, और किस लैंग्वेज के अंदर लिखी इन्होंने अपनी सोनेट, इन्होंने अपनी सोनेट लिखी इटालियन लैंग्वेज में। इन्होंने इटालियन लैंग्वेज के अंदर सोनेट लिखी अपनी बिलव्ड लौरा के लिए, और जिसके बाद में ये सोनेट के नाम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से फेमस हो गई। तो अभी आपको ये नाम से ही पता चल गया होगा कि पेट्रार्कन सोनेट का नाम पेट्रार्कन क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो फ्रांसेस्को पेट्रार्क थे इन्होंने सोनेट लिखी थी, जिसके बाद ये फेमस हो गए थे, तो इसी इनके नाम के ऊपर पेट्रार्कन सोनेट का नाम पड़ा। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। फिर इटालियन सोनेट क्यों पड़ा नाम, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहले अपनी सोनेट लिखी थी वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, इटालियन सोनेट, इटालियन लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, इसलिए उसका दूसरा नाम इटालियन सोनेट भी पड़ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अगर हम आगे देखते हैं कि ठीक है, हम पहले इटाली के अंदर लिखी जाती थी, लेकिन आज तो हम इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश के अंदर कौन लिख के आया, तो हमारे 16th सेंचुरी के जो पोइट रहे हैं, 16th सेंचुरी के पोइट, जिनका नाम क्या था, थॉमस वाइट। थॉमस वाइट नाम के पोइट है, 16th सेंचुरी के पोइट है ये। इन्होंने क्या किया, जो हमारे फ्रांसेस्को थे 13th सेंचुरी के, फ्रांसेस्को पेट्रार्क, इनका जो सारा टोटल वर्क था कौन सी लैंग्वेज में था, हमने बताया आपको इटालियन, है ना। तो थॉमस वाइट ने क्या किया, इनके सारे वर्क को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 16th सेंचुरी के पोएट थे थॉमस वाइट। इन्होंने क्या किया, फ्रांसेस्को पेट्रार्क का जितना भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर वर्क लिखा हुआ था उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, अब हम देखते हैं पेट्रार्कन सोनेट को लिखने का तरीका क्या रहता था। अगर हम तरीके की बात करें तो हमने देखा कि जो पोएम होती है, पेट्रार्कन सोनेट थी जो हमारी मोस्टली आज भी हम पढ़ते हैं जो, ठीक है, पोएम को क्या करते थे, सोनेट को, जो 14 लाइन की पोएम होती थी, 14 लाइन की जो पोएम होती थी उसको 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते थे। कौन कौन से पार्ट के अंदर, ऑक्टेव पार्ट में और सेस्टेट पार्ट में। 14 लाइन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, ऑक्टेव पार्ट और सेस्टेट पार्ट में। ऑक्टेव पार्ट में क्या होता था, ऑक्टेव पार्ट्स में हमें देखने को मिलती थी 8 लाइंस, और सेस्टेट पार्ट में हमें देखने को मिलती थी 6 लाइंस। तो कितनी होगी 8 और 6, 14 लाइंस होगी हमारी, 14 लाइंस हो गई। 8 लाइन के अंदर पोइट क्या करता था, इन 8 लाइंस में, इन 8 लाइंस के अंदर जो पोइट है वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक डज शी लव मी, डज शी एक्सेप्ट मी और नॉट, है ना, इस टाइप के जो भी होते थे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उनके जो भी क्वेश्चंस होते थे, वो क्या करता था, रीडर्स के सामने रिप्रेजेंट करता था। 8 लाइंस के अंदर क्या करता था पोइट, सारी प्रॉब्लम्स को, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता था। यानी कि आप कह सकते हो कि टोटली इसमें जो पोइट का मूड रहता था वो कैसा रहता था, पैसिमिस्टिक मूड रहता था। पैसिमिस्टिक मूड कौन सा होता है, निराशाजनक मूड होता है, जिसके अंदर बंदे को कोई उम्मीद नहीं होती है, सारी उनकी जो फीलिंग्स होती है वो खत्म हुई हुई होती है, कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर जो सस्टेट पार्ट होता, इसमें तो हमने देखा कि वो प्रॉब्लम्स बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमसे। इसके अंदर जो इनकी प्रॉब्लम्स होती थी 6 लाइन के अंदर, वो उनका सॉल्यूशन देता है,
क्या देता है, सॉल्यूशन देता है और इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। यानी कि इसके अंदर जो पोएट का मूड हो जाता है वो कैसा हो जाता है, टोटली ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि उनकी होप्स है जो, उनको क्या लग जाते हैं, फेदर्स लग जाते हैं, उनकी आशाओं को पंख लग जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। यानी कि पहले तो खुद ही 8 लाइन के अंदर वो प्रॉब्लम्स की बातें करता रहता है, क्वेश्चन पूछता रहता है, और 6 लाइन जैसे इस स्टेट पार्ट में आता है तो वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है, आशावादी बन जाता है, उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल देता है और आंसर देने लगता है। अभी आपको देखो 8 लाइन के अंदर वो प्रॉब्लम्स वगैरह है, 8 लाइन में जैसे ही 8 से 9th लाइन के अंदर वो गया, जैसे ही 8th से 9th लाइन के अंदर गया, यानी कि हमें क्या देखने को मिला, एक टर्न देखने को मिला, हमें एक टर्न देखने को मिला, राइट। यानी कि पहले तो वो दुखी था, अब वो आशावादी हो गया, अच्छी बातें करने लग गया, पॉजिटिव बातें करने लग गया, यानी कि एक टर्न आ गया ना 9th लाइन में। इस टर्न को ही हम क्या नाम से जानते हैं, वोल्टा के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 9th लाइन में जो अचानक से टर्न आता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो बताऊं तो उसको वोल्टा के नाम से जाना जाता है। तो देखा पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन 8 और 6 में डिवाइड है, प्रॉब्लम और क्वेश्चन, और इधर सॉल्यूशन और आंसर है, ऑक्टेव है और सिस्टीट है, और अचानक से जो टर्न आया उसको वोल्टा कहते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या रहती है, मैंने बताया था जैसे फिक्स राइम स्कीम रहती है इनकी, है ना। तो अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं, अगर हम इसके राइम स्कीम की बात कर रहे हैं, मैंने बोला था कि फिक्स राइम स्कीम रहती है। इसकी जो राइम स्कीम रहती है वो रहती है ए बी ए बी ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। ये जो हो गया, और ये हमारी 8 लाइंस, ये हमारी 6 लाइंस, यानी ये हमारी ऑक्टेव, ये हमारा ऑक्टेव पार्ट है, और ये हमारा सेस्टेट पार्ट है। ये इनकी फिक्स राइम स्कीम रहती है, ए बी बी ए सी डी ई। ये कौन किसकी राइम स्कीम है, ये पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है। ये चीज याद रखना, कहीं भूल जाए आप कि पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है, फिक्स रहती है ये राइम स्कीम। इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद में अगर हम इधर जाते हैं शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर, तो शेक्सपियरियन सोनेट में हमारे एक जैसे विलियम शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने क्या किया, जैसे इनमें तो 2 स्टेंजास बने, आपके 2 स्टेंजा बने 8 और 6 लाइन का। ये क्या करते थे, थ्री क्वार्टरेंस बनते थे इनके, 3 क्वार्टरेंस 4 लाइन्स के, यानी कितने हो गए ये 3 × 4 12 लाइन्स हो गई इनकी, 12 लाइन्स हो गई। और 2 लाइन का एक कपलेट बनता था इनका, 2 लाइन का एक कपलेट, ये रहता था इनका राइम स्कीम। इनकी राइम ये रहता था इनका मतलब स्ट्रक्चर, जो भी पॉइंट का स्ट्रक्चर रहता था कि 4 लाइन के 3 तो ये क्वार्टरेंस बना देते थे और 2 लाइन का एक कपलेट बना देते थे। लेकिन जैसे ये 6 लाइन के अंदर अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आंसर है, इन 2 लाइंस के अंदर देते थे, इन 2 लाइंस के अंदर देते थे। ये जो इनकी 12 लाइनें होती थी, ये नॉर्मली वैसी प्रोसेस के अंदर चलती रहती थी, लेकिन जो वोल्टा देखने को मिलता था, वोल्टा इनका भी 9th लाइन के अंदर ही हमें देखने को मिल जाता था। बात समझ आई? वापस से बता दूं कि जो विलियम शेक्सपियर क्या करते थे, 3 क्वार्टरेंस 4 लाइन के, यानी कि 4 लाइन के 3 स्टेंजा और 2 लाइन का 1 स्टेंजा इनका बनता था, जिसको कपलेट कह देते हैं। और जैसे दूसरे पॉइंट है, अपना जो सॉल्यूशन है 6 लाइन में दे रहे हैं,
लेकिन ये अपना लास्ट की 2 लाइन में ही सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते थे। और लेकिन जो टर्म देखने को मिलता था, हमें वोल्टा देखने को मिलता था, वो हमें 9th लाइन के अंदर ही देखने को मिल जाता था। इतनी बात क्लियर हुई। और इनकी ये पोइम है जो इस तरीके से लिखी हुई पोइम बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिसकी वजह से इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाने लगा। अगर हम बात करते हैं द अर्ल ऑफ शर्रे की, द अर्ल ऑफ शर्रे की अगर हम बात करते हैं, इधर लिख देती हूँ, द अर्ल ऑफ शर्रे, अगर इनकी बात करें, इन्होंने क्या किया, जो सोनेट का स्ट्रक्चर था, जो सोनेट का ये स्ट्रक्चर था 8 लाइन वाला और 6 लाइन वाला, इसको टोटली चेंज कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर बना दिया, जो मैंने अभी नीचे डिस्कस किया था, 4 लाइंस के 3 क्वाड्रेंट्स बना दिए और 2 लाइन का एक कपलेट बना दिया, 2 लाइन का एक कपलेट बना दिया। और इनका जो प्रॉब्लम वगैरह था वही 8 लाइन के अंदर, 8 लाइन के अंदर ये अपना प्रॉब्लम्स वगैरह बताते थे, और जो लास्ट की 6 लाइंस होती थी उसमें ये सॉल्यूशन देते थे। बस ओनली सिर्फ इन्होंने स्ट्रक्चर ही चेंज किया, द अर्ल ऑफ शर्रे ने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ये बिल्कुल वैसे ही देते थे जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट के अंदर दिया जाता था। शेक्सपियर इनसे थोड़ा हटके थे, ये अपना सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइनों के अंदर ही देते थे। तो राइम स्कीम, अगर इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो राइम स्कीम भी चेंज हुई होगी, डेफिनेटली चेंज हुई है। तो क्या राइम स्कीम क्या रहती थी इनकी? इनकी जो राइम स्कीम रहती थी वो रहती थी ए बी सी डी ई एफ और ये 2 लाइन का कपलेट जी जी। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये 2 लाइन का इनका लास्ट में कपलेट रहता था। तो इतनी बात समझ आई। मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया, डेफिनेशन क्लियर कर दी 14 लाइन की पोइम वाली, और रीजन बता दिया कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने इसका पर्पस आपको बताया, और मैंने पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में आपको बताया कि पेट्रार्कन को इटालियन सोनेट, क्लासिकल सोनेट के नाम से जाना जाता है, और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बिहाइंड इनकी क्या स्टोरीज रही है वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस की। बचते हैं हमारे ये 3, ऑक्सीटन, स्पेंसेरियन और कर्टेल। जो ऑक्सीटन सोनेट होती थी एक रोमांटिक सोनेट होती है ये। जब मैं आपको कोई ऐसी पोएम लेके आऊंगी आपके साथ में जो ऑक्सीटन हो, तब हम डिस्कस करेंगे इसका टोटली। स्पेंसेरियन सोनेट है, किसने इसको फेमस किया? तो स्पेंसेरियन सोनेट को फेमस किया एडमंड स्पेंसर ने इसको फेमस किया। और जो हमारी कर्टेल होती है ये 10.5 लाइन की पोएम होती है। कितनी? 10.5 लाइन की पोएम होती है, और इसको फेमस किया जी.एम. हॉपकिन ने, इसको जी.एम. हॉपकिन ने फेमस किया।